एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, प्राचीन भारत का इतिहास कि मौर्य साम्राज्य का पतन किन कारणों से हुआ, इतना बड़ा साम्राज्य वो कैसे विघटित हो गया। तो ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो आज की जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन की बात करें तो वो क्या था, कैसे उनका पतन हुआ, देख लेते हैं। तीन शताब्दियों के उत्थान के बाद एक शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य अशोक की मृत्यु के बाद में विघटित होने लगा। मतलब उसका जो पतन है वो स्टार्ट हो जाता है। विघटन की जो गति थी वो इतनी तेज थी कि जितनी उसके संगठित होने की भी गति नहीं थी। मतलब जब मौर्य साम्राज्य संगठित हुआ था इतनी तेज गति नहीं थी जितनी तेजी से उसका पतन हुआ। तो धीरे धीरे आते आते लास्ट में 184 ईसा पूर्व के लगभग 184 बीसी के आसपास अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? बृहद्रथ थे। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो जिनका पूरा नाम है पुष्यमित्र शुंग, उनके द्वारा हत्या कर दी जाती है और इस विशाल साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण रहे हैं, कोई एक ही कारण नहीं था। तो आइए उन कारणों को देख लेते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। उनके जो पतन थे, उनके पतन के कारण कुछ कारण निम्नलिखित थे। जैसे कि जो फर्स्ट कारण है वो है अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी। कैसे? अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक तत्कालिक कारण था ये कि अशोक की मृत्यु के बाद में उसके जो उत्तराधिकारी हुए हैं वो अयोग्य और निर्बल हुए थे। उनमें शासन का संगठन करना, शासन का संचालन करना, उसकी योग्यता का अभाव था। अच्छे से शासन का संगठन और संचालन करने की योग्यता की उनमें कमी थी, उनके उत्तराधिकारियों में, अशोक के। तो इसीलिए साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो कुछ साहित्यिक साक्ष्य हैं वो हमें ये बताते हैं कि उन्होंने साम्राज्य का विभाजन भी कर लिया था। लेकिन जो राजतरंगिणी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? कल्हण की। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी से हमें यह पता चलता है कि कश्मीर में जालोक ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। और तारानाथ जो एक तिब्बती लेखक हैं, उनके विवरण से हमें ये पता चलता है कि वीरसेन ने गंधार प्रदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। इससे परवर्ती मौर्य शासकों में कोई भी इतना सक्षम नहीं था कि वह समस्त राज्यों को एक छत्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत संगठित करता। मतलब जो पहले के शासक हुए हैं उनकी तरह अब के जो शासक थे वो इतने योग्य नहीं थे कि जो ये छोटे छोटे राज्य बट गए हैं इनको इकट्ठा करके मतलब एक छत्र शासन की व्यवस्था कर सके। तो इसी विभाजन की स्थिति में यवनों का सामना, जो यवन आक्रमण हुए हैं उनका सामना जो करना था वो संगठित रूप में मौर्य साम्राज्य नहीं कर सका। और मौर्य साम्राज्य का जो पतन है वो धीरे धीरे होने लगा। और सेकंड कारण क्या था? ये तो हमारा अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण। सेकंड कारण था प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीयकरण। ये क्या था कि मौर्य प्रशासन में सभी महत्वपूर्ण कार्य राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे। मतलब राजा के नियंत्रण में ही प्रशासन के सभी कार्य होते थे। उसमें जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे उनकी नियुक्ति का सर्वोच्च अधिकार उन्हें ही प्राप्त था। मतलब जो बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करेगा वो राजा करेगा, ऐसा होता था। तो प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे। उनकी जो भक्ति भावना थी, राष्ट्र था अथवा राज्य के प्रति उनकी जो निष्ठा होती थी, भक्ति भावना होती थी, वो बहुत ज़्यादा होती थी। तो उसमें क्या हुआ कि प्रशासन में जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं का
अभाव होने लगा, मतलब उनमें कमी होने लगी। जो जनमत का प्रतिनिधित्व संस्थाएं करती थी उनमें कमी होने लगी। तो साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल सा बिछ गया। जो गुप्तचर होते हैं वो बहुत सारे हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कोई स्थान नहीं मिला। गुप्तचरों की संख्या जो है बढ़ने लगी, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिली, उसकी कमी हो गई। ऐसी व्यवस्था में शासन की सफलता पूरी तरह सम्राट की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करती थी। और अशोक की मृत्यु के बाद जो उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के काल में ये जो केंद्रीय नियंत्रण था ये शिथिल पड़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा धीमा ये पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में साम्राज्य के पदाधिकारी जो थे सम्राट के स्वयं के लिए घातक सिद्ध हुए, हानिकारक सिद्ध हुए। इससे साम्राज्य का विकेंद्रीकरण होना स्वाभाविक हो गया। ये भी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कारण बना है। तो नेक्स्ट कारण क्या था स्टूडेंट्स? वो था राष्ट्रीय चेतना का अभाव। राष्ट्रीय चेतना का अभाव, ये क्या था? राष्ट्रीय चेतना की कमी। मौर्य युग में राज्य अथवा राष्ट्र का सरकार के ऊपर अस्तित्व नहीं था। राज्य और राष्ट्र का सरकार के ऊपर कोई भी अस्तित्व नहीं था। तो इस समय राष्ट्र के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व होते थे, जो पॉइंट्स होते थे, वो कौन कौन से होते थे? जैसे समान प्रथाएं, समान भाषाएं, समान ऐतिहासिक परंपराएं पूरे मौर्य साम्राज्य में नहीं थी। भौतिक दृष्टि से भी साम्राज्य के सभी भाग समान रूप से विकसित नहीं थे। तो राज्य का सरकार के ऊपर कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं समझा गया था। राजनीतिक दृष्टि से भी राष्ट्रीय एकता की भावना मौर्य युग में नहीं थी। तो यह जो बात है वो इस तथ्य से की पुष्टि करती है, ये क्लियर करती है कि यवनों का प्रतिरोध कभी भी संगठित रूप से नहीं हुआ। इसी कारण क्या हुआ कि मौर्य साम्राज्य के लोगों में कोई मूलभूत राष्ट्रीय एकता नहीं थी और राजनीतिक विकेंद्रीकरण निश्चित ही था। रोमिला थापर जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि प्रशासन के संगठन और राज्य अथवा राष्ट्र की अवधारणा को ही मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उन्होंने बताया है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है। राष्ट्र की अवधारणा, प्रशासन के संगठन तथा राज्य अथवा राष्ट्र की अवधारणा को। नेक्स्ट था आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं। फिर था प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता और अशोक की धर्म नीति। ये सभी कारणों से मौर्य साम्राज्य का पतन जो है हो गया था। आगे देखते हैं। इनमें विभिन्न इतिहासकारों ने मौर्य वंश के पतन के लिए विभिन्न कारणों का उल्लेख भी किया है। देख लेते हैं। हर प्रसाद शास्त्री क्या कहते हैं? धार्मिक नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार सम्राट अशोक की अहिंसक और शांतिप्रिय नीति भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। डी कोसाम्बी आर्थिक संकटग्रस्त व्यवस्था का होना, कि बहुत ज़्यादा पैसे की कमी होना, इससे भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। डी.एन. झा क्या कहते हैं कि निर्बल उत्तराधिकारी, मतलब जो उनके अयोग्य उत्तराधिकारी थे उनके कारण भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। रोमिला थापर के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए केंद्रीय शासन अधिकारी तंत्र का अव्यवस्था एवं अप्रशिक्षित होना था, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अशोक ने अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारियों में क्या था कि अशोक ने पहले ही अपने भाइयों को मार दिया था, इसलिए उसे ऐसे लोगों को अपने राज्य सामंत बनना पड़ा जो मौर्य वंशी नहीं थे। परिणाम स्वरूप अशोक की मृत्यु के बाद विद्रोह करके वो स्वतंत्र हो जाते हैं और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अपनी दिग्विजय नीति, जो चारों दिशाओं में विजय करने की जो नीति अपनाई थी, उसको धम्म विजय नीति में बदल लिया, जिस कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होना अवश्य हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप मौर्य वंशी शासकों ने अपना कभी भी राज्य विस्तार करने की कोशिश नहीं की। कालिदास के मालविकिग्नामित्र के अनुसार विदर्भ भी एक स्वतंत्र राज्य हो गया था, लेकिन जो परवर्ती मौर्य शासकों में कोई भी इतना सक्षम नहीं था
कि वह समस्त राज्यों को एक छत्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत संगठित करता। शासन का अतिकेंद्रीकरण। मौर्य प्रशासन में सभी महत्वपूर्ण कार्य राजा के नियंत्रण में होते थे। उसे वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था। ऐसे में अशोक की मृत्यु के बाद उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के काल में केंद्रीय नियंत्रण से सही से कार्य नहीं हो सका और राजकीय व्यवस्था चरमरा गई। वो राजकीय व्यवस्था अच्छे से नहीं चला पाए। आर्थिक संकट जो था, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 84,000 स्तूप बनवाकर राजकोष खाली कर दिया गया था। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण बना है मौर्य साम्राज्य के पतन में कि जब सारा राजकोष ही खाली हो जाएगा तो आगे के जो राजा होंगे वो कैसे प्रशासन को चला पाएंगे, क्योंकि प्रशासन को चलाने के लिए एक अच्छी सैन्य व्यवस्था भी चाहिए और सैन्य व्यवस्था के लिए पैसा होना चाहिए। तो अशोक ने इतने सारे स्तूपों, इतने सारे स्तंभों, अभिलेखों का निर्माण कराया था, तो उसमें बहुत सारा पैसा जो है खर्च हो चुका था। पहले से ही राजकोष जो है रिक्त हो चुका था। तो 84,000 स्तूप बनवाकर राजकोष खाली कर दिया। इन स्तूपों को बनवाने के लिए प्रजा पर कर बढ़ा दिए गए थे, टैक्स को बढ़ा दिया गया था। इन स्तूपों की देखभाल के खर्च का बोझ भी साम्राज्य और प्रजा पर ही पड़ा। इसलिए मौर्य साम्राज्य का पतन का एक कारण आर्थिक संकट भी है। तो अशोक की धर्म नीति भी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण बनी। अशोक की अहिंसक नीतियों के कारण मौर्य वंश का साम्राज्य खंडित हो गया और उसे रोकने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाए। उदाहरण के तौर पर आप कश्मीर के सामंत जलोक को ले सकते हैं, जिसने अशोक के बौद्ध बनने के कारण कश्मीर को अलग राष्ट्र घोषित कर दिया था, क्योंकि वो शैव धर्म, जो शिव को मानते हैं, शैव धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने अलग से राष्ट्र घोषित कर दिया था कश्मीर को। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आचार्य चाणक्य की जगह कोई बौद्ध भिक्षु चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु होता तो वो उनको अहिंसा का मार्ग बताते और मौर्य वंश की स्थापना भी ना हो पाती। ये बात भी सही है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, हैव ए गुड डे।